नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकंड ईयर। टॉपिक है अमेरिका की संघीय न्यायपालिका। विद्यार्थियों, हमने पूर्व कक्षाओं में अमेरिका की संघीय न्यायपालिका के ढांचे, संगठन और उसकी विशिष्टताओं का अध्ययन किया। आज हम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस संबंध में जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ये पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान द्वारा निश्चित किया गया है, किंतु क्रम से इसके क्षेत्राधिकार का विकास भी हुआ है। जस्टिस मार्शल, जो अमेरिका की संघीय न्यायपालिका में विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो जस्टिस मार्शल ने इसके क्षेत्राधिकार के संबंध में पर्याप्त विकास किया। और जो जिस न्यायिक पुनरावलोकन की बात हम अमेरिकी संविधान में देखते हैं, उसका श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और अध्ययन की सुविधा को हम देखें तो इसकी 3-4 बिंदुओं में हम इसकी विशेषताओं को देख सकते हैं। पहला, इसका प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और चौथा, संविधान या नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में इसकी भूमिका। तो ये 4 क्षेत्र हैं जहां हमको अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता हुआ दिखाई देता है, अधिकार संपन्न दिखता है। पहला, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और चौथा, संविधान या नागरिकों के अधिकार की रक्षक के रूप में भूमिका। तो अब इनका हमको बारी बारी से अध्ययन करना है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह विभिन्न मामलों की सीधी सुनवाई कर सकता है। वो कौन कौन से मामले हैं? प्रमुखतः हम देखें तो राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सचिवों, जिनको मंत्री कहा जाता है, उनसे संबंधित जो है विवाद, उनको सीधे संघीय न्यायालय में उनकी सुनवाई की जा सकती है। इसी प्रकार अमेरिकी संघ के राज्यों के जो आपसी विवाद है, उनकी सुनवाई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अमेरिकी संघ और उसकी इकाइयों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसकी सुनवाई भी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट सीधे कर सकता है। तो ये तो हो गई प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित उसकी शक्तियां। अब आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित शक्तियां। तो जब अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित शक्तियों की बात करते हैं तो 2 प्रकार के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने की शक्ति है। पहली, राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील। तो ये 2 प्रकार के क्षेत्र हैं। इसमें हम देखें तो राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील का मतलब क्या है कि अगर किसी राज्य का उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय द्वारा किसी संघीय कानून या संधि को संविधान के विरुद्ध घोषित कर देता है और उसे रद्द कर देता है, तो उसके निर्णय के विरुद्ध अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहली बात। इसी प्रकार यदि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध का मामला है तो वो क्या मामला हो सकता है? अगर कोई अधीनस्थ संघीय न्यायालय अपने निर्णय द्वारा किसी संघीय कानून, संधि को अमेरिकी संविधान के विरुद्ध घोषित करके रद्द कर देता है, तो उसके विरुद्ध भी अपील संघीय सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जब अधीनस्थ संघीय न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देता है, किंतु राज्य का उच्चतम न्यायालय उसे संवैधानिक मानता हो, तो इस मामले को भी अपील के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। तो ये हो गई इसकी अपीलीय शक्तियां। अब तीसरे प्रकार की जो शक्ति है उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। बेहद महत्वपूर्ण है ये। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का कार्य सौंपा गया है और इस शक्ति के आधार पर उसने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यानी अमेरिका के मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इसका विकास हुआ है और ये विकास इस आधार पर हुआ है क्योंकि अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और व्याख्या करने के अधिकार के साथ ही उसने
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रत्येक उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे जो उसकी नजर में संविधान के अनुरूप नहीं है। और इस शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय व्यवस्थापिका, राज्यों की व्यवस्थापिका के विधायी क्षेत्र में जो निरंकुश होने की संभावना है उसको रोका है। इससे अमेरिकी शासन प्रणाली में एक संतुलन चक्र का कार्य स्थापित हुआ है और उसकी संघीय व्यवस्था की रक्षा भी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, जिससे वो व्यवस्थापिका के विधि निर्माण के क्षेत्र में उस समय न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है जब विधि निर्माण की प्रक्रिया संविधान के विरुद्ध हो। कार्यपालिका के उस निर्णय और कार्य को रोक सकती है जब उसको लगे कि ये निर्णय, ये कार्य संविधान के विरुद्ध हो। तो यहाँ इस आधार पर जो है न्यायपालिका जो है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता अमेरिकी संघीय न्यायालय की है। चौथी अगर विशेषता की हम बात करें तो संविधान और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में अमेरिकी संघीय न्यायालय की भूमिका। तो इस रूप में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा संविधान की रक्षा करता है, ये बात तो स्थापित हो गई है। और इस कार्य में ही न्यायपालिका जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है, क्योंकि वे संविधान का अंग है। सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर देता है जो नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है, परमादेश, लेख आदि इत्यादि जारी कर सकता है। इनके माध्यम से वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अधिकार रखता है, वैसा ही वहाँ की संघीय न्यायपालिका भी रखती है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ही ग्रहण की है। इसके अलावा एक जो और विशिष्टता है वो है कार्य क्षेत्र जो है वह है प्रशासकीय अधिकार का। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रशासनिक कार्य करता है। वह न्यायपालिका के रिकॉर्ड रखने, उनको प्रकाशित करने के बारे में अपना प्रबंधन करता है और इस बारे में अधीनस्थ संघीय न्यायालयों को आदेश भी देता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रशासनिक कर्मचारियों, लिपिकों, सहायक कर्मचारियों आदि की नियुक्ति करने का भी अधिकार रखता है। यानी जो भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रशासन होगा, जो कर्मचारी होंगे, उसका प्रबंधन करना, उसकी नियुक्ति करना, ये सारी शक्तियां सर्वोच्च संघीय न्यायालय को है। तो ये इसके प्रशासनिक दायित्व और शक्तियों के अंदर आता है। तो ये इस आधार पर हम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और उसकी विशेषता को समझ सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आगे का अध्ययन आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।